बंद चालू, ये क्या हो रहा था सर? हाँ, स्विच बंद किया लाइट बंद, स्विच चालू किया लाइट चालू, ये क्या चक्कर है? और जैसे ही हमने बंद किया अंधेरा हो गया, जैसे ही चालू किया उजाला आ गया। सर ये तो हम हमारे घर में भी रोज करते हैं कि स्विच बंद करने से लाइट बंद हो जाती है और स्विच चालू करने से लाइट चालू हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा क्या होता है कि स्विच को बंद करते ही बल्ब बंद हो जाता है? या स्विच और बल्ब के बीच में क्या कनेक्शन है? या स्विच के पहले या स्विच के उस पार भी कुछ है जिंदगी, या स्विच के आगे केवल बल्ब है, स्विच के पीछे क्या है? सर हमने देखा है हमारे घरों के बाहर लटकते हुए तार, या कहीं खंबे से हमारे घर में तार आ रहे हैं और वो तार से ही हमारे घर में और तार जुड़े हैं, जिसमें हमने लगाए हैं स्विच करते हैं बंद और करते हैं शुरू, और बल्ब होता है बंद और बल्ब हो जाता है शुरू। तो ये क्या चक्कर है सर? ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया है? और ये तार के अंदर क्या गतिविधि होती है, तार के अंदर क्या होता है जिससे बंद चालू करने पर लाइट बंद और लाइट चालू हो जाती है, बल्ब बंद और बल्ब चालू हो जाते हैं? तो इन सभी का चक्कर बेटा आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और मैं हूं आपका अपना प्यारा एसपी सर शुभम पालीवाल। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे विद्युत धारा। एक बहुत 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 रोमांचकारी चैप्टर और बिल्कुल प्रैक्टिकल फील वाला चैप्टर। स्विच चालू करते ही सही उसमें सिर्फ तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जो बल्ब तक जाती है और बल्ब जगमगा जाता है। बंद करते ही विद्युत धारा उसमें बंद हो जाती है और बल्ब की रोशनी भी बंद हो जाती है। तो यही सारे चक्कर बेटा हम समझना शुरू करेंगे इसी चैप्टर में, और आज है हमारी पहली क्लास इस चैप्टर की। प्रैक्टिकल फील कैसा आता है सर? बिल्कुल बिल्कुल 100% फील है इस चैप्टर में। अगर किसी को फील ना आए तो मुझे बताना, किसी भी समय इस चैप्टर में बिल्कुल डायरेक्ट फील दिलवाऊंगा। ऐसा फील दिलाऊंगा कि तुम्हारे शरीर में है ना, पूरे शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी और शरीर का अंग अंग बोलेगा कि बस यही फील की कमी थी जिंदगी में। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? इस चैप्टर में हमें सबसे पहले देखना होता है कि धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, धारा घनत्व क्या होता है, साथ ही साथ ओम का नियम क्या होता है और विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। इसके अलावा प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है, सेल का संयोजन क्या होता है, ये मापन युक्तियां क्या होती है, और मापन युक्तियों में ही एक इंपॉर्टेंट सी बात पढ़ेंगे, विभव मापी। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में रहने वाला है। बहुत ही रोमांचकारी, नया, उत्साह से भरा चैप्टर। ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से? पिछले 3-4 सालों की बात करूं तो हर साल 3+ सवाल, 3 तो मिनिमम आए ही आए हैं, 2 से 3 सवाल मिनिमम आए हैं और किन्हीं किन्हीं सालों में तो उससे भी ज्यादा सवाल आए हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर में हर एक दिन एक पॉसिबिलिटी बनेगी एक सवाल आने की, नीट में सीधा डायरेक्ट सवाल। विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, हर साल एक सवाल। विभव मापी हर साल, हर दूसरे साल में एक सवाल, विभव मापी और ये मापन युक्तियां मिलाकर। परिपथ, किरचॉफ का नाम, किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ का नाम आते ही भैया सेल का संयोजन वगैरह शुरू हो जाएगा। एक सवाल 100% यहां से। यह करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन भी आना चाहिए। तो हर एक टॉपिक जो है वो एक सवाल लेकर आएगा और इससे नीट में आपके नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का पीछे के चैप्टर से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट सी बातें होंगी, जिसको स्थिर विद्युत की या कक्षा 11वीं या कक्षा 12वीं के बचे हुए चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है ना। बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश चैप्टर आपके सामने। तो आज की क्लास में सबसे पहले समझेंगे विद्युत धारा क्या होती है, धारा घनत्व क्या होता है, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, और अपवहन वेग क्या होता है। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें आज की क्लास में हमें समझना है और इन्हें सीखना है। तो पहली बात तो सर ये जो चैप्टर है वो चैप्टर कहां पर आता है, मतलब ये चैप्टर एनसीईआरटी में कहां दिया है? एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं तीसरा चैप्टर है, क्लास 12 की एनसीईआरटी, पहली एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर विद्युत धारा, इसी नाम से चैप्टर है। अच्छा सर, इसके अलावा ये वाला जो चैप्टर है विद्युत धारा, इसमें हम विद्युत धारा में हमने
जो पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ा था उनका कोई रिलेशन है? हाँ, थोड़ा सा। कैसा रिलेशन? अगर आपको याद हो तो मैंने जब स्थिर विद्युत की पढ़ाना शुरू किया था तो उसमें एक आवेश की कहानी सुनाई थी। मैंने बोला था कि अगर ये आवेश रुका हुआ है तो क्या क्या कर सकता है। ये आवेश रुका हुआ है तो ये अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बना सकता है, इसके आसपास विभव होगा और कोई आवेश आएगा उस पर बल लगेगा और उसके आसपास इन दोनों के मध्य स्थितिज ऊर्जा हो सकती है। तो इस अकेले आवेश की स्थिर अवस्था के कारण या रुके हुए होने के कारण क्या क्या हो सकता है वो हमने देख लिया था। अब हम क्या करने वाले, अब हम इस आवेश को चलाएंगे। आवेश गति करेगा, है ना। विद्युत धारा मतलब आवेश गतिशील है। तो आवेश की गति के कारण क्या होता है वो अभी हम देखने वाले विद्युत धारा में। साथ ही साथ इसके बाद में हम ये देखेंगे अगले चैप्टर में कि आवेश गति करता है तो उसके कारण उसके आसपास विद्युत क्षेत्र के अलावा एक और क्षेत्र बनता है जिसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और उस पर फिर होंगी आगे चर्चाएं। तो हम जो करने वाले, हम बात करने वाले विद्युत धारा आवेश है गतिशील। गतिमान आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसी पे सारी चर्चाएं होंगी अब से, आज की क्लास से और अभी से। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा क्या होता है? मान के चलिए कि आपके पास कहीं पर आवेश प्रवाहित हो रहा है, कहीं से आवेश निकल रहा है। हो सकता है आसमान में आवेश तैर रहा हो, आसमान में आवेश तैर रहा हो। लेकिन सर आसमान में आवेश तैरेगा तो आवेश बहुत दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि एयर में हमें पता है सर, वायु में कण बहुत दूर दूर होते हैं। अगर आवेशित कण भी होंगे तो बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा बेहतर तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं एक चालक लेकर, एक तार लेकर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या ले लिया हमने? एक तार, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होती है पहले तो हम ये समझेंगे, फिर तार के अंदर आर वगैरह सब कुछ हम सब देखेंगे। लेकिन तार क्या होता है सर? तार जो होता है यह हमें पता है सर, हमने हमारे जिंदगी में तार जरूर देखा है। अरे सभी ने तार जरूर देखा ना। ये यहाँ पर जैसे ये हमारे पास ये वायर लगा हुआ है, ये क्या है? ये एक तार है। ये क्या है? एक तार है। तो अगर ये तार है तो ये तार में ऐसा क्या है सर, वो सब कुछ भी जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, वो हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि अगर कहीं पर भी एक तार है तो उस तार का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होएगा, या हम उसमें देख सकते हैं किसी क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल कैसे करेंगे? देखो, अगर मेरे पास एक तार है बेटा, तो इस तार में क्या कर सकता हूं मैं? यहां पे एक गोला बनाया, या ये क्या करा, मैंने इस तार को यहां से काट दिया। तार को क्या कर दिया? काट दिया। सच में नहीं काटा, ऐसा इमेजिन किया कि ऐसा तार था। ऐसा मान के चलो एक पाइप है, ये एक पाइप है, पाइप में से पानी बह रहा है, तो उसको हमने बीच में से अगर काटा तो हमें क्या लगेगा कि सर यहाँ पर से इस क्षेत्रफल पे से या इस मोटाई पे से कुछ पानी बह रहा है। तो वही बात बोलने जा रहा हूं मैं कि किसी भी अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की समय दर धारा कहलाती है ना। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ काट या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोल सकते हैं हम। ये क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी तार है तो उस तार को अगर हमने सामने से काटा, उस तार को सामने से काटा, तो काट कर हमें क्या दिखाई देगा? एक क्षेत्रफल दिखाई देगा। तो उस क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है प्रति सेकंड, या समय दर धारा कहलाती है ना, कि कितना आवेश हर सेकंड बहकर जा रहा है। दर मतलब समय, समय दर मतलब वो तो समय दर या दर भी लिखते तो भी चल जाता है। उसका मतलब क्या है? प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो हमें अच्छा सर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का और थोड़ा सा फील दिलवा देता हूं पहले ना। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलो हमारे पास ये पेन है, तो इस पेन को अगर मैंने बीच में से काट दिया, इस पेन को बीच में से मैंने काट दिया, तो काटूंगा तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो अब ये अगर एक हिस्से को, लो मैंने पेन तोड़ दिया, अब एक हिस्से को अगर मैं सामने से देखूंगा तो कैसा दिखेगा सर? एक हिस्से को सामने से देखेंगे तो गोल दिखेगा। तो वही वाली बात मैंने यहाँ पे बनाई, इमेजिन किया, काटा नहीं है, सच में इमेजिन किया है। या ऐसा समझो कि यहाँ पर पानी बह रहा है और तुम काल्पनिक रूप से उस बहते हुए पानी के पाइप के अंदर जाकर चले गए। तुम एक बहुत छोटे बन गए, है ना। हनुमान जी वाली शक्ति आ गई तुम्हारे पास, तुम बहुत बड़े भी बन सकते हो, बहुत छोटे भी बन सकते हो। तो तुम बहुत छोटे बन गए और तुम वो पाइप के अंदर हो, तो तुम इस अनुप्रस्थ मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा, अच्छा ये गोला है जिसमें से पानी बह रहा है। तो ये पानी जितना बहेगा प्रति सेकंड, है ना, क्योंकि देखो
अगर मैं ऐसे देखो तो यहाँ तो पानी यहाँ भी बह रहा है, यहाँ भी बह रहा है, यहाँ हर जगह से बहता जा रहा है, लेकिन कितना बह रहा है तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा मुझे, कहीं ना कहीं काट कर देखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ से कितना पानी बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। उसी की दर को हमने क्या बोला, उसी की दर को हम प्रवाह दर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाह दर। और जो कि ये आवेश की प्रवाह दर है, इसलिए हमने इसे धारा कहा। वो पानी की प्रवाह दर होती पाइप में, लेकिन अगर मैं तार में बात करूं तो आवेश की प्रवाह दर होगी, जिसे हम धारा कहेंगे। आई एक छुटकू सी बात समझ में? ठीक है, अच्छा। अब हम इसको और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं सर? देखिए, अगर मान के चलो हमारे पास अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल सर जैसे अगर इसका, चलो ये बताओ इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना कैसा होगा? इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? या हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, कि सर हमारे पास को जब हमने सामने से काटा तो हमें क्या मिला? तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। सर ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया? देखो एक्चुअल में कौन सी आकृति होगी? अगर मैं इसको सामने से काटा तो काट कर क्या बना सर? काट कर बनेगा एक सर्कल। क्या बनेगा? सर्कल, वृत्त बनेगा, जिसका क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। जैसे देखो यार, वो तो कॉमन सेंस की बात है, क्या काट रहे हो तुम? जैसे अगर मान के चलो मेरे पास कुछ इस प्रकार की आकृति होती, या ऐसा कुछ है ना, इसमें से धारा बहकर इधर जा रही है ना, ये है कोई सा डब्बा भैया, तो इसमें से, या ऐसा समझे, इसमें से धारा ऐसी, ये ऐसे मोटा सा पाइप है, इसमें से पानी बहकर इधर से उधर की तरफ निकल रहा है। अब इसमें अगर मैंने अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पूछा तुमसे तो क्या होगा? अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, यहां से काट दूं, तो काटूंगा तो सर यही आकृति, यार यहां से काटा मैंने तो काट कर क्या इसी प्रकार का शेप मिलेगा मुझे। तो ये क्या है सर? ये एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बता मेरे प्यारे क्या है, तो सर इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो होगा वो होगा L इंटू बी। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। आया समझ में? अच्छा, इसी प्रकार से सर और भी कोई भी वस्तु तुम्हारे आसपास सोचो, तुम्हारे आसपास जो भी वस्तु है उनके बारे में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के बारे में इमेजिन करो कि कैसा होगा उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। जैसे अगर मान के चलो मैंने बोला कि मेरे पास पाइप जो है वो इस आकृति का पाइप हो गया है, अब इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैसा आएगा? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैसा आएगा? तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ना, काटने पर दो तीन ही हो सकते। क्या क्या हो सकते हैं? या तो सर्कल होगा, या फिर क्या हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, या ट्राइंगल हो जाएगा, या स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वर्ग हो जाएगा। यही 3-4 संभव है। तो अगर मैं इसको काटा सामने से, तो ये काटा, ये कटा, तो ये कट कर क्या बना? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है सर? ये भी एक सर्कल का एरिया आएगा। किसका एरिया आएगा? सर्कल का एरिया आएगा। सर्कल बनेगा या ये भी वृत्त बनेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है मामला? तो ये हमें ऐसा सब कुछ पता होना चाहिए। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? अब यहां से देखो, यहां से धारा आना, यहां से आवेश बहना शुरू करा, यहां से आवेश बहना शुरू करे, डुई 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 बहकर बहुत सारे आवेश बहकर जा रहे हैं, बहुत सारे आवेश बहकर जा रहे हैं। तो यहां पर अब तुम्हें पता करना है कि कैसे बह रहे, कितना बहकर जा रहे प्रति सेकंड। तो तुमने यहाँ पे दरवाजा लगा लिया और उसके बाद में पता कर लिया कि अच्छा यहां से कितने प्रति सेकंड आवेश जाएंगे, तो उसी आवेश की प्रवाह दर को हमने धारा नाम दे दिया। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, बड़े से डायग्राम से, कि हमने यहाँ पे एक एरिया सा बना लिया। अब देखा कि हर सेकंड कितना पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आवेश का परिमाण है ना। हमको क्या रखना है? आवेश का परिमाण हमें रखना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आवेश का परिमाण रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है हमको। आवेश का कितना परिमाण बहकर जा रहा है, उसी को हमने क्या बोला? उसी पर आवेश के परिमाण को हमने बोल दिया, क्या बोल दिया? आवेश के परिमाण बटे समय को हमने धारा बोल दिया। क्लियर है? तो उम्मीद है मुझे धारा सबको बहुत जोरों से चमका कि धारा है क्या एक्चुअल में। ठीक है, किसी भी प्रकार का तार हो सकता है, किसी भी आकृति का तार हो सकता है, उसमें से उसको काट कर देखेंगे तो कितने आवेश प्रति सेकंड बह कर जा रहे हैं, उसी को हमने धारा बोल दिया। और धारा को हम चिन्हित करेंगे आई से। धारा को किससे चिन्हित करते हैं? धारा चिन्हित होती है आई से। किससे चिन्हित होती है? आई से। अच्छा, अब धारा को आई से चिन्हित कर दिया सर, बहुत बढ़िया बात होगी। तो धारा का सूत्र क्या बना? धारा का सूत्र बना आवेश बटे में समय। क्या बना? आवेश बटे में समय।
कि कितना आवेश बहकर जाएगा प्रति सेकंड, उसे हम बोलेंगे धारा। तो धारा को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा टी, कितना आवेश बहकर जाएगा बटे में समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा धारा, डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा टी। क्लियर है, इंपॉर्टेंट सी बात। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम इसके मात्रक के ऊपर चर्चा कर लेते। तो हमें पता है कि विद्युत धारा कैसी राशि होती है। सर विद्युत धारा जो है वह मूलभूत राशि होती है। कैसी राशि होती है? यह मूलभूत राशि होती है। धारा या विद्युत धारा मूलभूत राशि है, मूलभूत राशि है। अच्छा सर, ये तो गलत बात है। आप बोल रहे हो धारा जो है वह आवेश पर निर्भर कर रही, कितना आवेश बहकर जा रहा है। तो आवेश मूलभूत हुआ या धारा मूलभूत हुई? एक्चुअल में धारा को अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। जितनी मूलभूत राशि है उनको परिभाषित करने का तरीका अलग है इस दुनिया में। उनकी 7 परिभाषा है। धारा की परिभाषा एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र में जब आगे चलकर पढ़ेंगे हम, उसमें देखेंगे कि अगर दो तार एक दूसरे से d दूरी पर उनके मध्य अगर 1 न्यूटन का बल लगता है तो उस कंडीशन में उनसे प्रवाहित होने वाली धारा को 1 एम्पीयर परिभाषित किया गया है। वो अलग कहानी है, लेकिन अभी हम बस इतना मान सकते हैं कि ये धारा मूलभूत राशि है। कैसी राशि है? मूलभूत राशि है। अच्छा सर, और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें? तो अगर ये मूलभूत राशि है तो इसकी विमा और मात्रक जो होगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक जो हो जाएगा वो हम बोल सकते हैं एम्पियर, या हम बोलेंगे इसे कैपिटल ए एम्पियर, या हम इसे क्या किससे चिन्हित करेंगे? कैपिटल ए से। अच्छा, इसकी विमा क्या आ जाएगी? इसकी विमा आ जाएगी ए। अरे भैया M0 L0 T0 ए, कहानी खत्म हो गई। A1 क्यों? क्योंकि यह क्या है? मूलभूत राशि है। ये कैसी राशि है? मूलभूत राशि है। चलिए ओके सर, ये तो बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें जो हमें आसानी से समझ में आती है। अब हमें इसमें और क्या समझना है? हम चाहे तो अगर मान के चलो हमने बोला कि समय जो है वो बहुत छोटा समय हो जाए। कैसा हो जाए? बहुत छोटा समय, बहुत छोटा समय। तो मतलब बहुत छोटे समय अंतराल के लिए, छोटे समय अंतराल के लिए छोटे समय अंतराल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सर छोटे समय अंतराल के लिए लिख सकते हैं हम कि डेल्टा टी जो होगा वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 होगा। या डेल्टा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी की जगह हम, डेल्टा मतलब परिवर्तन, तो उसकी जगह लिख सकते हैं dt। हमने बहुत बार देख लिया फिजिक्स में कि सर बड़ा होता है तो डेल्टा परिवर्तन लिखेंगे, छोटा होगा तो उसे हम dt से चिन्हित कर सकते हैं। किससे चिन्हित कर सकते हैं? dt से। तो यहां से धारा का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? लिमिट, देखो इसको ऐसा लिखते हैं, आपको अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा लिखते हैं लिमिट टेंडिंग डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो जगह डेल्टा आवेश बटे में समय। ये से परिभाषित करने का तरीका होता है। तो अब इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं dq बटे में dt। क्या लिख सकता हूं मैं? dq बटे में dt लिख सकता हूं। dq बटे में dt लिख सकता हूं, जो कि होगा धारा, जो कि क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा। तो ये dq बटे में dt जो है, dq बटे में dt जो है बेटा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। तो dq मतलब छोटा सा आवेश छोटे से डेल्टा डी समय में किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से बहकर जाएगा तो उसे हम बोलेंगे धारा। क्या आ रहा? धारा। चलो भैया, विद्युत धारा। ओके, अब यहां पर हम विद्युत धारा तो सर समझ गए। अब ये सर डरा दिया आपने dq vq, हाँ थोड़ा सा डरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसमें ऐसा सवाल आ सकता है। देखो अब क्या है, अगर मैं तुझे q दे दूं और समय पूछ लूं तो क्या करना है? अवकलन। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि q का अवकलन t के सापेक्ष क्या देगा हमें? वह हमें धारा देगा। क्या देगा? धारा देगा, आई देगा। अच्छा, अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इस dt को अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इंपॉर्टेंट सी बातें शुरू हो चुकी है अब इस चैप्टर में, अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो i dt बन जाएगा
जो कि होगा इंटीग्रेशन डी क्यू। देखो यार, अगर आपको इन सब से डर लगता है कि ये ऐसा कैसे होगा, तो बेटा फिर तो बहुत मुश्किल आगे जिंदगी, क्योंकि इसी सब में फिजिक्स है। ये हर एक चैप्टर में आएगी छोटी छोटी सी बात है। और इसमें तो अगर कक्षा 5वीं वाला भी बच्चों को मैं 4 बार बता दूं कि देख ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब अवकलन होता है, ऐसा मतलब कि समाकलन होता है, तो उसमें कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात है। दो ही देखो, तुम्हें पता है एक इंटरेस्टिंग सी बात क्या है? इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि फिजिक्स में अगर आपको बहुत सारे दरवाजे, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स है ना, तो अब क्या है चक्कर, अगर मान के चलो तुम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक बायोलॉजी पढ़ रहे हो, एक फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो अगर मान के चलो यहाँ पे 50 दरवाजे बायो के है ना, मतलब हर एक सब्जेक्ट का एक एक दरवाजा है, तुम इस दरवाजे के अंदर घुसना चाहते हो, ठीक है। अब तुम्हारे से 50 चाबियां, अब तुम हर एक दरवाजे में जाओगे, पता नहीं कौन सी चाबी किस दरवाजे की है, पता ही नहीं कौन सी चाबी किस दरवाजे की है। फिर तुम जाके खोलोगे, अरे यार ये ट्राई नहीं हो रही, गलत हो गया, फिर ये ट्राई करो, तो तुम्हें हर एक दरवाजे में 50 चाबियां ट्राई करना पड़ेगी। फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में अगर ये 50 दरवाजे हैं, 50 चाबियां होंगी, लेकिन वो सब एक ही है, सबके ताले एक जैसे, कोई सी भी चाबी किसी में भी लगा दो दरवाजा खुल जाएगा। तो कहां कम मेहनत है फिजिक्स में। अब चक्कर ये है कि हमारे मन में विवशता आ जाती है, नहीं यार ये करने में ज्यादा मजा आ रहा है, हर एक ताले में जा जाके देखेंगे कि कहां पे क्या खुल रहा है। मूर्ख हो तुम। वो सब करने में ज्यादा मेहनत लग रही है, उस सब में ज्यादा समय बर्बाद कर देते हो, और फिर फिजिक्स के सोचते हो कि अरे यार ये तो इतनी सारी चाबियां है। तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया कि एक चाबी जरा लगा कर तो देखे हम दरवाजे में। तुम कोई भी चाबी उठा के लगा दोगे, खुल जाएगा दरवाजा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो बातें जैसे ये मैंने लिखा है, ये इस चैप्टर में आया क्या? हाँ। अब पिछले चैप्टर में कहीं आया था? हाँ। आगे आएंगे? हाँ। तो ये वाले जैसे फॉर्मूले जो है बेटा, ये बेसिक फॉर्मूले, ये क्या कहना चाह रहे चीख के, वही वाली बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं। और ये बहुत बार रिपीट होती है चीजें, ठीक है। मतलब पूरे फिजिक्स, अगर तुम पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे, या जिन बच्चों ने अगर इसके पहले प्रिपरेशन वगैरह करी थी या 12th हो गया तो उन्होंने अगर पढ़ा होगा बेटा, तो उनके मन में ये होगा, अच्छा सर ये तो वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। मैंने तुम्हें जो स्थिर विद्युत में ग्राफ बनवाया है, वो पूरे फिजिक्स में तुम्हें 3 से 4 जगह वही ग्राफ बनाकर दे दूंगा मैं तुम्हें, एग्जैक्ट वैसे के वैसे, ठीक है। अब यार देखो, अब ये मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूं तुम्हें, तो क्या मैं अभी यहाँ पे रात को है ना, ये यहाँ पर है ना, अभी ये 9-10 बज रहे हैं, तो क्या मैं आज दिन भर 9 बजे के पहले मैं, अरे सर 9 बजे मेरे को बच्चों के लिए खाना खा के क्लास करनी है, ओ हो अब तो रटना पड़ेगा। कुछ नहीं रटा मैंने। ये वाली जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन पहले से है मेरे पास, मैं बाकी आगे खाली लेकर आ गया है ना। ये 1-2 सवाल है, ये 2 सवाल वगैरह हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब खाली है बीच में। अब ये सब क्या है, मैं ये याद थोड़ी ना करा मैंने ये सब कुछ कभी, और मैं कभी याद करूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे इसका फील आ चुका, अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, बस कहानी खत्म। ऐसा तो नहीं 4 दिन बाद, अरे यार ये कॉकरोच के कितने पैर होते थे, अरे यार इसकी कितनी आंख होती थी, मैं भूल गया, ठीक है। तो बेटा कम मेहनत में ज्यादा चीजें मिल सकती हैं, करना पड़ेगा बस, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, dt इधर चले गया, इंटीग्रेशन आई डी टी। अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चों से बोल रहे थे कि सर आपको बायो पसंद नहीं, मेरे को बायो पसंद है, मेरे को बहुत ज्यादा बायो पसंद है, लेकिन मैं ये सोच कर विवश हूं कि यार मैं तुम्हारे लिए कैसा भला कर सकता हूं, क्योंकि एक सब्जेक्ट से नीट कभी नहीं निकलता है, ये बात ध्यान रखना बस। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, आई का टी के सापेक्ष समाकलन क्या देगा, आई का टी के सापेक्ष समाकलन जो है वह आवेश देगा। क्या देगा, आवेश। अच्छा, अगर ये बात आप लोगों को चमकती है, तो मैंने पिछली क्लास में, पिछली बार जब ऐसे सूत्र बताए थे, कब बताया था, वोल्टेज और वी विभव और ई विद्युत क्षेत्र के मध्य से सूत्र बताए थे। तो मैं ये बात मैंने बताई थी कि जब भी डिफरेंशिएशन आए, तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जानी चाहिए बात, क्या, कि अगर इस दुनिया में किसी ने क्यूटी ग्राफ बना दिया, कौन सा ग्राफ, क्यू और टी के मध्य ग्राफ बना दिया, कैसा ग्राफ बना दिया, क्यूटी ग्राफ बना दिया सर, क्यूटी ग्राफ आया है, नाम में ही क्यूटनेस है, क्यूटी ग्राफ। तो क्यूटी ग्राफ की ढाल, क्यूटी ग्राफ से क्या पता चलेगा, ढाल आपको उस क्षण पर धारा देगी, है ना, क्यूटी ग्राफ, क्योंकि क्यू
का अवकलन है टी के सापेक्ष, तो क्यूटी ग्राफ की ढाल जो है वो आपको धारा देगी। इसी प्रकार से अगर मेरे पास आईटी ग्राफ बना दे, आईटी ग्राफ, तो आईटी ग्राफ का क्षेत्रफल, क्यों? क्योंकि समाकलन है, पढ़ा ही इसलिए था, क्षेत्रफल मुझे आवेश देगा। बस खत्म हो गया, धारा आ गया समझ में। अब इसके सवाल सूद दोगे, बस इतना ही है, ऐसा ही आएगा। क्लियर है कहानी? बिल्कुल आसान सी बात है, इतनी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमें एक और परिभाषा पढ़ लेते हैं कि अगर हमें ये यहाँ पे मात्रक मिला इसका एम्पियर, तो एक एम्पियर एक्चुअल में क्या है ना। एक एम्पियर क्या होगा, तो हम एक एम्पियर की परिभाषा देख लेते हैं। एक एम्पियर क्या है, तो एक एम्पियर क्या होता है, यदि तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक से प्रवाहित धारा को हम 1 एम्पियर धारा बोल देंगे, इसमें कोई चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक चालक है, ये चालक मैंने क्या बोला कि इसको बीच में से काटा, इसको बीच में से काट लो, तो इसको बीच में से काटा मैंने, तो काटने के बाद में, इसको बीच में से काटने के बाद में यहां से आवेश प्रवाहित होते जा रहा था, तो यहां पर 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाता है, क्या हुआ इसका मतलब कि अगर मेरे पास 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, धारा क्या है, Q बटे में T, धारा क्या है, Q बटे में T, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश अगर प्रवाहित होता है, तो 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ओ हो, यहां पर 1 हो गया, यहां 1 हो गया, तो धारा क्या आ गई, 1 एम्पियर। तब मैं बोलूंगा धारा कितनी आ गई, 1 एम्पियर। अच्छा, अब मैं तुम्हें और थोड़ा सा फील दिलवाता हूं कि 1 एम्पियर जो है वो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। 1 एम्पियर, है ना, जैसे सर 1 एम्पियर बहुत बड़ा है, 1 एम्पियर बहुत छोटा है, इसका कैसे फील, जैसे अगर मान के चलो मैंने तुम्हें बोला कि मैंने तुम पर बल लगाया 1 न्यूटन का बल, 1 न्यूटन का बल, तो 1 न्यूटन का बल कुछ बड़ा है क्या? नहीं सर, 1 न्यूटन का बल तो बहुत ही कम हो गया, है ना। 1 न्यूटन का बल मतलब कि तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ पर अगर एक 100 ग्राम का बाट रख दिया जाए, 100 ग्राम का बाट रख दिया जाएगा, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि सर हाथ पर जो बल लग रहा है वो 100 न्यूटन का हो गया, 1 न्यूटन का हो गया। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं 2 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा, ये धारा बहुत बड़ी है या बहुत छोटी धारा है, कैसे पता करेंगे? ये धारा बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, कैसे पता करेंगे? यहाँ पर देखो भाई, ये धारा जो है ये बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है, ये कैसे पता होगा? तो अगर मैं एग्जांपल से बोलूं तो तुम्हारे घर में तुम्हें पता है 2 एम्पियर धारा से तुम कितना क्या कर लेते हो। तुम्हारे घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं, जो नॉर्मल स्विच बोर्ड्स होते हैं, उन सब में 2 एम्पियर धारा आ रही है। कितनी आ रही है? 2 एम्पियर धारा। मतलब 2 एम्पियर धारा से तुम्हारा जो चार्जर वार्जर, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, टीवी, ये सब 2 एम्पियर पे चल जाते हैं। मतलब 2 एम्पियर धारा में ये सब कुछ चल जाता है। 6 एम्पियर धारा में तो एसी चल रहा है ना। 16 एम्पियर का अगर स्विच लगा हुआ है तो 16 एम्पियर के स्विच में तो 5-6 एसी वैसी ये सब कुछ चला देता है। आई बात समझ में? तो एम्पियर, 1 एम्पियर कोई बहुत छोटी चीज है क्या? नहीं सर, 1 एम्पियर बहुत बड़ी धारा होती है। ठीक है, वैसे 1 कूलम आवेश बहुत बड़ा आवेश है। अगर तुमने पिछला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ज्यादातर माइक्रो में लिखा था, मिली में लिखा था, कूलम में, है ना। 90% क्वेश्चन में माइक्रो कूलम लिखा होता है। क्यों? क्योंकि 1 कूलम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है। क्लियर है कहानी? तो 1 एम्पियर धारा भी बहुत बड़ी धारा होती है, याद रखना ना। 1 एम्पियर धारा से बहुत कुछ हो सकता है इस दुनिया में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं कि धारा की दिशा कहां से कहां तक होती है। धारा की दिशा कहां से कहां तक होती है। अब अगर हम यहां पर धारा की दिशा की बात करें तो धारा की दिशा मतलब सर अगर एक तार में धारा बह रही है तो कहां से कहां तक बहेगी, कैसी बहेगी सर, कैसे पता करें? देखो क्या होता है एक्चुअल में, धारा जो है, धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह या आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। अच्छा, अब ये क्या चक्कर हो गया है सर, ये क्या चक्कर हो गया है? देखो क्या होता है, अगर मान के चलो हमने कहीं पर एक बैटरी लगाई है, अब हमें पता है सर, ये थोड़ा इतना तो समझते हो ना यार, मतलब कि बिल्कुल ही, है ना, रामलाल टाइप थोड़ी ना इंसान हो यार, थोड़ा तो है ऊपर, थोड़ा दिमाग में कुछ ना कुछ तो है, चल रहा है सर, न्यूरॉन काम तो कर रहे हैं ना थोड़े बहुत। ठीक है, ऐसा कभी ना कभी तो पढ़ा होगा तुमने।
तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर मेरे पास अगर आई धारा प्रवाहित होती है तो जो बैटरी लगाते हैं बेटा, तो देखो बैटरी क्या करती है, बैटरी भी विभवांतर देती है, सब पढ़ाऊंगा मैं आगे चलकर, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, बैटरी में बड़ा डंडा जो होता है पॉजिटिव होता है, छोटा डंडा नेगेटिव होता है। हर एक बैटरी हर एक सेल में एक बड़ा डंडा एक छोटे डंडे से बनाते, असली में बड़ा डंडा छोटा डंडा नहीं होता है ना। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे ये सेल है, तो इस सेल में तुम्हें कहीं बड़ा डंडा छोटा डंडा दिख रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ कोई बड़ा डंडा छोटा डंडा नहीं है, एक जैसे होते। लेकिन इसमें फिर भी जो हमारे नॉर्मल सेल होते हैं, वो सेल में अगर ऐसा डब्बा सा होता है सेल में, तो ये वाला जो ऊपरी सिरा होता है ये पॉजिटिव होता है और निचली सिरा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां पर हम चिन्हित करने के लिए बड़े डंडे को पॉजिटिव बोलेंगे, छोटे डंडे को नेगेटिव बोलेंगे। तो अब जो धारा होती है, धारा जो है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, क्लियर है। और धारा मतलब अगर मैं आवेश के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाते हैं, है ना। कौन से आवेश? धनात्मक आवेश। अगर मैं ऋणात्मक आवेश की बात करूंगा, ये सब बैटरी में अलग से डिटेल में एक क्लास बैटरी पढ़ाऊंगा, तुम्हें चिंता मत करो, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ एक नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। तो मैं नेगेटिव आवेश की बात करूं तो नेगेटिव आवेश ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होगा। तो वो पॉजिटिव, अगर इसमें एक चालक है तो उसमें नेगेटिव आवेश जो है वो पॉजिटिव की तरफ बहेंगे और पॉजिटिव आवेश जो है वो नेगेटिव की तरफ बहेंगे। तो ये ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है ना। क्या है यह? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की कौन? धारा जो है वह क्या है सर? धारा इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होता है। और धारा या धनात्मक आवेश की दिशा समान होती है, या हमें छुटकी सी बात ध्यान रखनी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक होती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अगर ये एक पॉजिटिव आवेश है यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव आवेश है, तो हमने पढ़ा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये वही वाली बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या पॉजिटिव बन गया या नेगेटिव बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो वो तार के अंदर क्या आ चुकी है? तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। तो तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो अपने आप पॉजिटिव आवेश को नेगेटिव की तरफ खींच के ले जाएगी। अरे भैया ये तो हमने देखा कि अगर हमने यहाँ पे आवेश छोड़ दिया तो ये पॉजिटिव आवेश जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में गति करता है और नेगेटिव आवेश उसकी विपरीत दिशा में गति करता है। तो वही वाली बात है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेगेटिव आवेश विपरीत दिशा में जा रहा है, पॉजिटिव आवेश समान दिशा में गति कर रहा है। क्लियर है बेटा? आ गए हो मजो? चलो, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हमने पढ़ी। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमने बिल्कुल छोटे छोटे से आसान से एक टाइप के क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। जैसे क्वेश्चन में हमें बोला है कि यार हमारे पास यहाँ पे Q आवेश है। Q आवेश कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है Q बराबर है T² प्लस 2T माइनस 4, ऐसा दिया हुआ है। तो बोला है T बराबर 2 सेकंड में धारा का मान बताइए। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें पता चला सर इसके हल के लिए एक ही सूत्र, धारा बराबर जो होता है वो dQ बटे में dt होता है। कैपिटल Q लिखो स्मॉल q लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? अब हम यहाँ पर Q क्या है हमारे पास? Q जो है उसका मान दिया गया है तो वो लिखेंगे dQ। Q कितना बेटा? T² प्लस 2T माइनस 4 बटे में होगा dt, सॉरी बटे में क्या होगा? dt। अब इसका करना है हमें अवकलन। क्या करना है हमें? इसका अवकलन। तो T² का अवकलन क्या होगा? T² का अवकलन हो जाएगा 2T। T² का अवकलन कितना हो जाएगा? 2T। अरे T² का अवकलन क्या होता है? 2T के बराबर होता है। इसी प्रकार से 2 इंटू T जो होता है 2 इंटू T का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। बहुत बढ़िया सर। और इसी प्रकार से 4 का अवकलन जो होगा वह 0 होगा। 4 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है कहानी? 4 का अवकलन 0, 2 इंटू टी का अवकलन 1 हो गया, T² का अवकलन हो गया 2T। तो ये क्या गया? धारा का मान आ गया हमारे पास किसी भी समय पर। तो धारा कितनी होगी? धारा हो गई है 2T प्लस 2। कितनी हो गई है? 2T प्लस 2। और वो 0 तो 0 ही था। अब ये धारा का मान समय के साथ हमें पता चल गया। अब किसी भी सेकंड पर अगर हमें धारा निकालनी है, तो क्या करेंगे सर? रख दो T का मान। तो T का मान, I का मान निकालना है हमें T बराबर 2 सेकंड पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम रखेंगे सर 2 इंटू 2 प्लस 2
या कितना हो गया ये 4 + 2 या 6 एम्पियर। कितनी हो गई 6 एम्पियर। अब ऐसे जो भी आए हम आसानी से कर सकते हैं और हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर हमें 6 एम्पियर मतलब कि 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे 4 सेकंड पे 10 सेकंड पे पूछा हो तो हम आसानी से वैल्यूज लिखकर कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आसान से और इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आसान से सवाल हमें क्या करना है, केवल अवकलन करना है। इसी प्रकार से इसका उल्टा सवाल भी पॉसिबल है ना। क्या इसका उल्टा सवाल पॉसिबल है कि हमें धारा दे दे, हमें क्या दे दे, धारा दे दे और आवेश पूछ ले। जैसे देखो है ना, पहले इसका उल्टा सवाल एक कर लेते हैं हम। देखो हमें सवाल में क्या दिया गया है, सवाल पढ़ेंगे। हमें बोला है कि एक चालक में धारा टी के साथ जो है वो परिवर्तित हो रही है यहाँ पर। अब इसमें आई जो है वो हमें दिया गया है ना, और इसमें t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के दौरान चालक के एक भाग में प्रवाहित आवेश बताना है। अब आपको आवेश बताना है, क्लियर है ना। और यहां पर धारा दी गई है। ओके सर, ओके। तो अब क्या करेंगे यहां पर, अब हमें धारा कितनी दी गई है, धारा दिया गया है, धारा दी गई है 2t + 3t², ये धारा दी। अब हमें आवेश निकालना है। तो आवेश कैसे निकलेगा, आवेश जो हो जाएगा, अच्छा सर क्या सूत्र है सर, ये होगा dq बराबर I dt। बस इतनी सी बात है, एक में करना है इंटीग्रेशन, एक में करना डिफरेंशिएशन। एकदम तुच्छ कोटि का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ये, एकदम राम लाल सा बिल्कुल। ये हो गया 2t + 3t² dt। बस तो क्या करेंगे सर, इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर dq बराबर हो गया, अच्छा ये होगा 2t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा प्लस 3t² का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हाँ भाई ओके रिपोर्ट है, यहां तक बढ़िया तरीके से हमने कर दिया इसे। चलिए अब क्या होगा, यहां पर 2 तो होगा ही सर, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² / 2 प्लस 3 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा t³ / 3। ये हो गया हमारे पास, इंटीग्रेशन करके आ गया q, क्लियर। dq का इंटीग्रेशन q, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे dq का इंटीग्रेशन q हो गया। अब अगर हम देखें तो 2 ने 2 को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया, यहां आ गया t² प्लस tq, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आवेश। लेकिन समय सवाल में बोला है t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के दौरान हमें पता करना है। कहां से कहां तक पता करना है, 2 से 3 है। तो क्या करना होता बेटा, एक्चुअल में हमने जो इंटीग्रेशन करा हमने, तो इंटीग्रेशन में लिमिट लगानी थी 2 से 3, है ना। आपको जो भी सवाल आएगा जब भी इंटीग्रेशन करने का बोलेगा वो, तो लिमिट जरूर देगा 2 से 3, ठीक है। तो अब ये लिमिट इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, देखो क्यों में अगर हमने लिमिट लगाई तो क्या होगा, यहाँ पर कैसे लगाएंगे लिमिट, है ना। तो यहां पर एक बार मैं लिमिट रख देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूं फिर से, ताकि हमें इंटीग्रेशन तो हो गया, अब लिमिट। तो ये 2 से 3, 2 से 3, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हमने q लिखा तो एक बार t² की जगह 3 लिखेंगे पहले, तो जगह 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पहले वाला क्लास। फिर लगाएंगे प्लस, फिर यहां पे हो जाएगा tq मतलब कि 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, क्लियर है कहानी। तो ऐसे हम आराम से चीजें कर सकते हैं। ओके सर, अब यहां पर q क्या होगा, q, तो q क्या मिला, q मिला हमें यहां पर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 की क्यूब 27 और यहां पर -8, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो भैया ये हो गया 12, ये 4 और 8 हो गया 12, 12 और 9 मिल गया सर -12, ये हो जाएगा -3 और 27 जो हो जाएगा वो 24 कूलम हो जाएगा। अपना अपना गणित का ज्ञान भैया इतना तो आना चाहिए, एक बार जल्दी से ट्राई कर लो। आंसर आ गया 24 कूलम, क्लियर। इस प्रकार के सवाल हमसे बढ़िया तरीके से बनने चाहिए, क्लियर है मामला। चलिए आगे बढ़ते हम, है ना। इसमें एक दो और जो हमारे सवाल बचे वो भी कर लेते हैं ना। ये एक और बढ़िया सवाल में क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की नली से
प्रति मिनट 10,000 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो उसमें धारा का परिमाण बताइए, धारा का परिमाण बताइए। तो धारा का सूत्र क्या है सर? धारा है, देखो अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना, अब सीधा सीधा दिख रहा है, ये होगा आवेश बटे में समय। क्या होगा? आवेश बटे में समय। अब आवेश कैसे पता करें? तो हमें दिया 1000 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आवेश की संख्या दिए, तो हमने जो पीछे सूत्र पढ़ा ये, या यहाँ पे हमने जो सूत्र देखा I बराबर Q बटे में T या डेल्टा Q बटे में डेल्टा T। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, I बराबर NE बटे में T। क्या कर दिया सर आपने? Q बराबर NE, याद आया? आवेश जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो कुल आवेश पता चल गया। तो बस वही चीज उठा के हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा N इंटू E बटे में T। तो अब क्या हो गया सर यहाँ पर? अब यहां पर सर हमारे पास नंबर कितना है? नंबर है 10,000। कितना है? 10,000 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में समय। समय कितना है? 1 मिनट। समय कितना है? 1 मिनट। तो 1 मिनट को मैंने किसमें कर दिया? सेकंड में डिवाइड कर दिया 60 से, है ना? 6 इंटू 6060। ओके सर। सर वो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर का क्या करना है? कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि धारा क्या है? धारा यह है आवेश बटा समय, उसमें क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है। बस परिभाषा में हम जरूर बोलते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितना आवेश आ रहा है, लेकिन देखना क्या है? आवेश बटे में समय। क्लियर है? चलो ओके। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखो ये कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया, है ना? या हम चाहे तो उसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, यहां से 1 0 उड़ा दो तो एक और 0 नीचे आ जाएगा, ये 0 से ये 0 भी कट गया। तो अब ये कितना हो गया? 16 बटे में 6 इंटू, देखो ये 2 0 इसको दे दो तो 10⁻19 में से 2 0 कट जाएंगे ना, तो ये कितना बचेगा? 10⁻17 प्लस 2 0 करो। और ये कितना है ना? तो सर ये तो सर ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा, देखो एक बार कर देखते हैं। 16 बटे में 6, 16 बटे में 6 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 है ना? यहां पर आ जाएगा सर 2.6 के करीब आएगा मेरे हिसाब से। 16 बटे में 6 करेंगे तो यहां पर कितना होगा? 40, 2.6 के करीब आंसर आएगा। 2.6 गुणा 10 की घात -17 कूलम, सॉरी 17 एम्पियर। अच्छा, तो सर यहां से इसके सबसे करीब बेहतरीन ऑप्शन जो है वो 0.25 कैसे? अगर मैं सर यहां से उल्टे हाथ की तरफ ले जाता हूं तो घात जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब एक और +1 कर दूं घात में, तो +1 देखो ये मैंने सिखाया तुम्हें, 2.6 गुणा 10 की घात -17 लिखा हुआ है। तो मैं इसमें अगर इधर की तरफ ले जाऊंगा तो उल्टे हाथ की तरफ ले जाने पर दिमाग पर लोड बढ़ जाएगा, घात बढ़ जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा 0.626 इंटू 10 की घात -17 प्लस 1, तो यहां हम -16 लिख सकते हैं। 0.26 इंटू 10 की घात -16 एम्पियर, है ना? तो -16 आया है, अरे 16 बोल रहा हूं मैं, 0.26 इंटू 10 की घात -16, तो 6 आया है, आंसर में 5 है। ठीक है, वो सबसे नजदीक ऑप्शन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक और मजेदार सवाल, इस सवाल को अभी मत करो, इसके पहले मैं कुछ करवाता हूं तुम्हें। अब ये ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस का सवाल है, क्या कि मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूम रहा है। क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है अपनी जिंदगी में, मस्त था, गोल गोल घूम रहा था। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वह गोल गोल घूम रहा है किसी भी पथ पर, तो अगर मैं कहूं या मैं आपसे पूछूं कि अगर वो t समय में एक चक्कर पूरा लगाता है, कितने समय में? t समय में v चाल से गतिमान इलेक्ट्रॉन t समय में एक चक्कर लगाता है, तो इसके कारण उत्पन्न धारा बताइए। क्योंकि गति तो कर रहा है तो धारा तो होगी। तो कितनी धारा आएगी सर? कितनी धारा आएगी? तो ये धारा हम कैसे लिख सकते हैं? ये धारा जो है वो हम लिख सकते हैं, ये धारा कितना हो जाएगा? धारा हो जाएगा Q बटे में T। कितना हो जाएगा? Q बटे में T। या
ये हो जाएगा n इंटू ई, n इंटू ई। अरे सर n तो n तो है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन बटे में समय। ये है हमारा आंसर। आगे खल्ला, अरे यही आंसर हो गया, आवेश बटे में समय। सर v का क्या करें? v के पदों में ऐसा आंसर लिख सकते हैं कि अगर हमें बोला होता त्रिज्या r है, क्या बोला है? त्रिज्या r है, ये हमारा एक आंसर आ गया। इसी को हम रूपांतरित करके क्या लिख सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो इसके गोल गोल घूमने के कारण हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको जो समय लगेगा वो होगा दूरी 2 पाई r बटे में 4। देखो t को हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें t के पदों में नहीं चाहिए, अगर t नहीं पता तो क्या लिख सकते हैं? ये भी आंसर है हमारा 2 पाई r बटे में v। क्या होगा? 2 पाई r बटे में v। तो ये हो जाएगा E बराबर t की जगह लिखेंगे 2 पाई r बटे में v। v पलटी खा के ऊपर चले गया, ये भी हमारे लिए धारा आ गई, बात बराबर है। ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, सेम ही है। एक इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने की वजह से कितनी धारा आएगी। चलो उसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन यहां पर है। हमें बोला है यहां पर कि 2 गुणा 10 की घात -12 कूलम का एक आवेश 0.8 मीटर व्यास के वृत्त में प्रति सेकंड 30 चक्कर लगाता है। परिपथ में संबंधित धारा क्या होगी? परिपथ में संबंधित धारा क्या होगी? तो धारा कैसे निकाल देंगे हम? देखो ये हम निकाल सकते हैं I बराबर, फिर से वही लगाएंगे, Q बाई टी। अब Q कितना है? सर आवेश जो है वो दिया हुआ है हमें 2 गुणा 10 की घात -2। अच्छा, अब हमारा मेन मकसद है समय निकालना, है ना। समय कैसे निकलेगा कि यह t समय कितना होगा, है ना, मतलब कितने समय में यह काम हो रहा है। तो यहां पर बोला है 0.8 व्यास है और 30 चक्कर लगा रहा है प्रति सेकंड। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है काम सेट। कैसे? देखो आपको समय निकालना, तो अगर मान के चलो यहां पर मैं बोलूं तो इसकी मतलब त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या जो होगी इसकी r, वो त्रिज्या हो गई है 0.4 मीटर। कितनी हो गई है? 0.4 मीटर हो गई है। अच्छा, अब इसमें त्रिज्या अगर आपके पास आ गई है बेटा, तो आपको यह भी पता है 30 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है ना। तो प्रति सेकंड 30 चक्कर, मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में 30 चक्कर। तो आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है? आपको निकालना है एक चक्कर कितने समय में हो रहा है। तो एक चक्कर, क्योंकि आपको यहां पर क्या लिखना है? समय अंतराल मतलब कि एक चक्कर कितने समय में हुआ। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं सर? यहां पर हम लिखेंगे एक चक्कर जो होगा वो 1/30 सेकंड में हो रहा है। कितने में हो रहा है? 1/30 सेकंड में हो रहा है। तो बस यहां पर हम लिख सकते हैं कि t बराबर हो चुका है, या एक चक्कर के लिए समय अंतराल जो है वह हो चुका है 1/30, या हम लिखेंगे इसे 1/30 पलटिका के ऊपर जाएगा, तो 60 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर। या हम इसे लिख सकते हैं 60 बटे में 100, मतलब ये 0 है, 2 0 है, तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा। 10 की घात -2 को नीचे ले गया हमें। क्लियर? तो ऐसे आसान सवाल आने चाहिए। सर त्रिज्या का कुछ नहीं करना, वेग दिया हो तो त्रिज्या पे जाते, अभी उसकी जरूरत ही नहीं थी। चलो भाई, तो ये सब कुछ हमें बनना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं धारा घनत्व पर, है ना। एक और नई इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सी बात, धारा घनत्व क्या होता है? देखो अभी हमने जो धारा पढ़ी, तो धारा कैसी राशि थी? अच्छा, हमने लिखा था कि नहीं? धारा कैसी राशि थी? हाँ, धारा जो है मूलभूत राशि थी, और ये एक अदिश राशि है। यार एक सेकंड ना, यार यहाँ पे जोड़ लो, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। क्योंकि इसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है। ये क्या? आवेश कितना है बटे में समय, तो आवेश बटा समय जो होगा वह अदिश राशि है ना। अच्छा, वो मैं तुम्हें डांट रहा था ना, उस चक्कर में यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया। पढ़ लो यार, ढंग से पढ़ो, है ना, तो मामला सही रहेगा हमेशा। अदिश राशि, अब अदिश राशि है। अब हमें क्या करना है? धारा घनत्व क्या होता है? देखो हमें पता चला सर धारा जो है वो एक अदिश राशि है। अब इस अदिश राशि का करे क्या सर, है ना, इस धारा का करे क्या, धारा घनत्व का क्या करे? तो देखो क्या होता है। अब हमें अदिश तो पता है, लेकिन अब इसका सदिश रूप देखो क्या होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमें कुछ भौतिक राशियां हमारे पास सदिश में है, कुछ भौतिक राशियां अदिश में है। अब हमें अगर इनसे उसमें कूदना है, जैसे अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र के बारे में, या हमें विद्युत क्षेत्र और धारा के मध्य संबंध लिखना है, तो संबंध फंसेगा। क्यों? कि धारा हो गई है हमारी अदिश राशि। अब विद्युत क्षेत्र लिखना है
तो वो एक सदिश राशि हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में जो संबंध है वो सब लगाने में हम थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए क्या पढ़ रहे हैं, इसी के लिए हम धारा का, जैसे यहाँ पर धारा जो थी, तो धारा कैसी राशि है, धारा जो है वह हमारे अदिश राशि थी, तो उसी का एक सदिश रूप पढ़ रहे। तो धारा घनत्व क्या है, सबसे पहली बात तो ये समझते हैं। धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व धारा का सदिश रूप है, सदिश रूप है ना। धारा का जो सदिश रूप है उसे क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। पहली इंपॉर्टेंट सी बात। अच्छा, अब इसे चिन्हित किससे करते हैं, धारा घनत्व को हम जे से चिन्हित करेंगे। जे या कैपिटल जे भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है, स्मॉल जे या कैपिटल जे। अब ये एक्चुअल में है क्या, देखो क्या होता है बेटा, अगर हमको घनत्व की बात करना, तो घनत्व क्या होता है, किसी की भी घनत्व, जैसे हमने आवेश घनत्व की बात करी थी, तो आवेश बटा, अच्छा सर आपने रेखीय आवेश घनत्व की बात करी थी, आवेश बटा लंबाई। फिर क्षेत्रीय में करा था आवेश बटा, या पृष्ठीय में करा था आवेश बटा क्षेत्रफल। तो वैसे ही कुछ बात यहां पर भी है कि अगर मैं यहां पर ऐसा देखना चाहूं कि सर कितना आवेश बहकर जा रहा है, तो वह तो हमने धारा में परिभाषित कर दिया। लेकिन धारा घनत्व क्या होगा, धारा घनत्व क्या होगा कि किसी भी ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितनी धारा बहकर जा रही है, या धारा बटे में क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, धारा बटे में क्षेत्रफल। या धारा घनत्व का एक्चुअल में क्या है, आपको जैसे हमने आवेश घनत्व की बात करी या घनत्व की बात करी, तो घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व यह होता है सर कि इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, तो वह हम घनत्व बोलते हैं। या अगर हमें ऐसा पता करना है सर, हमें ऐसा पता करना है कि इकाई लंबाई में कितना आवेश है, तो उसमें रेखीय आवेश घनत्व बोला था। इसी प्रकार से अब अगर मेरे को यह पता करना है कि कितनी धारा प्रवाहित होगी इकाई क्षेत्रफल से, तो उसे बोलेंगे हम क्या, धारा घनत्व। क्या नाम देंगे, धारा घनत्व, और से हम बोलेंगे जे से। तो जे क्या है, जे हो गया है धारा आवेश है, तो उसमें रेखीय आवेश घनत्व बोला था। इसी प्रकार से अब अगर मेरे को यह पता करना है कि कितनी धारा प्रवाहित होगी इकाई क्षेत्रफल से, तो उसे बोलेंगे हम क्या, धारा घनत्व। क्या नाम देंगे, धारा घनत्व, और से हम बोलेंगे जे से। तो जे क्या है, जे हो गया है धारा बटे में क्षेत्रफल। क्या हो गया, धारा बटे में क्षेत्रफल। आसान सी बात है, धारा पता है, क्षेत्रफल पता है, धारा बटे में क्षेत्रफल करके धारा घनत्व निकाल लेंगे। अब एक्चुअल में धारा घनत्व में क्या चक्कर है, या धारा घनत्व परिभाषित करने की क्या जरूरत पड़ी, इसके कुछ सवाल जेईई मेंस और एडवांस लेवल पे आते हैं। क्या कैसे सवाल होते हैं बेटा, कि कहीं पर हमको धारा घनत्व दे देते, तो देखो क्या होता है, कभी कभार ऐसे तार विकसित किए गए इस दुनिया में, जिसमें अंदर से जैसे जैसे बाहर की तरफ से, मान के चलो इतना मोटा तार है, तो केंद्र से जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे हम, तो उसमें केंद्र से बाहर की तरफ जाने पर धारा अलग अलग बहेगी, है ना। मतलब बाहर की तरफ से धारा ज्यादा बह रही है, अंदर की तरफ धारा कम बह रही है, तो धारा अलग अलग बहेगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, अपने शब्दों का। अब देखो यार, सबसे बड़ी सबका समस्या ये है ना कि अगर तुम किसी चीज को बता रहे हो, तुम्हारे पास शब्द की कमी पड़ गई, तो फिर कैसे बता पाओगे, अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त कर पाओगे, दिल की भावनाएं कैसे व्यक्त कर पाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, धारा घनत्व का इस्तेमाल कर लिया। तो वो ये बताता है कि जैसे 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 आप बाहर बढ़ते जाओगे या केंद्र से दूर की तरफ जाओगे, एक बड़े से मोटे से तार की बात करें, तो केंद्र से जैसे जैसे दूर की तरफ जाएंगे, धारा घनत्व कैसे परिवर्तित हो रहा है, उसके हिसाब से धारा परिवर्तित होती है। तो इसलिए धारा घनत्व को भी परिभाषित किया गया है, या ये एक पद लाया गया है। क्लियर है। और इसके अलावा जेईई मेंस एडवांस में कुछ सवाल आते हैं, नीट लेवल पे इतने ज्यादा कुछ सवाल इसमें नहीं आते। बाकी इसके जो संबंध है वो आगे चलकर अभी हम देखेंगे दूसरी चीजों से, दूसरी भौतिक राशियों से। ओके सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे धारा घनत्व जो है, इसमें हमें और क्या बातें पता करनी होगी, इसका मात्रक क्या होता है, उसके मात्रक पे चर्चा करते हैं हम। इसका मात्रक क्या हो गया सर, आसान सा, धारा बटे में क्षेत्रफल, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा होगी a बटे में L2, या हम क्या लिख सकते हैं इसे, M0 L-2 T0 A1। तो ये हो गई इसकी विमा। क्या हो गई इसकी विमा। अच्छा सर, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर ये अभी हमारे पास धारा है, धारा है, और तो धारा घनत्व निकालना, तो धारा बटा क्षेत्रफल कर लिया।
अब इसका एक और रूप जो है, जो परिभाषित किया गया है, वो क्या है कि अगर आपको धारा निकालनी है ना, धारा निकालनी है, तो धारा को धारा घनत्व के रूप में कैसे लिखते हैं सर? धारा जो होगा, धारा अगर निकालनी है आपको, तो होगा धारा घनत्व गुणा क्षेत्रफल। क्या होगा? धारा घनत्व गुणा क्षेत्रफल। अच्छा, अब एक्चुअल में यह पहली बात तो यह भी है कि क्या धारा का सदिश रूप है, तो ये सदिश की दिशा क्या होगी वो पहले परिभाषित कर देता हूं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसकी दिशा क्या होगी? तो यह क्या है? यह धारा का सदिश रूप है, तो जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है ना, धारा अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर यह भी क्या होगा? धारा की दिशा में ही होगा। तो जे जो होगा, जे की दिशा धारा की दिशा में होती है ना, यह जे की दिशा धारा प्रवाह की दिशा होती है, लेकिन सर इसका फील है ना, मेरे को थोड़ा कम आ रहा है अभी भी। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि सर धारा तो अदिश राशि है, तो धारा की दिशा कैसे होगी? धारा एक्चुअल में क्या, धारा इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तार में वो वाली दिशा। और अगर आपको और भयंकर वाला फील करना है तो इसको ऐसे फील कर सकते हैं हम। देखो ध्यान से, क्या है बेटा, एक्चुअल में ये जो धारा लिखा हुआ है, धारा सदिश लिखा हुआ है, यह धारा घनत्व लिखा हुआ है, धारा बटे में क्षेत्रफल सदिश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल कैसी राशि है? क्षेत्रफल जो है सर वो सदिश राशि है। तो इसकी दिशा क्या होती है सर? इसकी दिशा जो होती है वो तल के लंबवत होती है। तो ये तल है, तल के लंबवत धारा, एक क्षेत्रफल की दिशा इधर को होगी, तल के लंबवत क्षेत्रफल की दिशा इधर को होगी। तो वही वाली बात है कि एक्चुअल में धारा घनत्व किस दिशा में होता है? धारा घनत्व जो होता है वो क्षेत्रफल की दिशा में ही होता है ना, या क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वही धारा की दिशा होती है, और वही सब कुछ कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्षेत्रफल हमेशा धारा घनत्व की दिशा में जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ज्यादा बेहतर क्या है, धारा प्रवाह की दिशा में होगा जी। अच्छा, अब अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या? धारा बराबर होगा जे इंटू ए। अब देखो, जे इंटू ए, जे भी सदिश राशि है, ए भी सदिश राशि है, लेकिन मेरे को धारा जो है वो एक अदिश राशि मिला। तो क्या है एक्चुअल में? यह है धारा की एक और नई परिभाषा है, या धारा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जे और ए का मतलब धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, ये क्या होगा? यह धारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धारा। जे डॉट ए क्या होगा? जे डॉट ए यह धारा होती है। क्लियर है बेटा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जो हमें पता होना चाहिए था धारा घनत्व को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है, जैसे देखो क्या है एक्चुअल में, चक्कर क्या है, अगर मान के चलो मैंने यहां पर बोला कि तार है, अब इस तार में अगर मैंने अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ऐसा ले लिया, देख समझना ना, मेरी भावना को समझना, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ऐसा ले लिया, जरूरी थोड़ी ना कि मैं सीधा ही काटूं, ऐसे तिरछा काट दिया, तो इसमें एरिया सदिश क्या हो गया सर? एरिया सदिश इस दिशा में हो गया। धारा कहां जा रही है सर? धारा इस दिशा में जा रही है, तो इनके मध्य कोण थीटा हो गया। तो अब मेरे को कॉमन सेंस से समझ में आता है कि सर एरिया बदल चुका है। अगर मैं इसको ऐसा काटता तो एरिया अलग आता, ऐसा काटूंगा तो एरिया अलग आएगा, किसी और कोण पे काटूंगा तो एरिया अलग आएगा। तो हर एक कंडीशन में धारा घनत्व सीधे नहीं निकलेगा, तो इसी के लिए हम इसे परिभाषित कर रहे हैं। या अगर मेरे को धारा घनत्व पता है, क्या पता है? धारा घनत्व पता है कि यहां पर इकाई क्षेत्रफल में कितनी धारा जा रही है, तो आपको बोला कि इस ये क्षेत्रफल है और यहां पर इकाई क्षेत्रफल में से इतनी धारा जा रही है, तो आपको धारा कितनी है ये बताना है। तो धारा कितनी है कैसे बताओगे? यहां पर करोगे जे डॉट ए, क्योंकि हो सकता है कि धारा घनत्व की दिशा तो धारा में और एरिया इस दिशा में है, तो एरिया किसी एंगल पे ले लिया है ना। ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, मुझे पता है, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो इसे मैं लिख सकता हूं जे ए कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूं? जे ए कॉस थीटा, है ना। धारा का जो मान होगा वो जे ए कॉस थीटा के बराबर लिख सकते हैं। अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल। क्लियर है कहानी? आई बात समझ में बेटा, है ना। मतलब कि इस क्षेत्रफल में से कितनी धारा जा रही है वो इससे पता चलेगा।
ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसको और बेहतर समझने के लिए, मान के चलो अगर मैंने यहां पर यही लिया होता, ऐसा का ऐसा तार लिया होता और क्षेत्रफल जो है वो ऐसा मान लिया, ये ऐसा क्षेत्रफल मान लिया, तो अब मेरे को पता है सर कि इसमें से कोई धारा नहीं गुजरने वाली, इसमें से कोई धारा गुजरने वाली नहीं, क्योंकि धारा है वो ऐसी ऐसी गुजर रही है। तो इस क्षेत्रफल से ए क्षेत्रफल से ए क्षेत्रफल से ए क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर ए क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा क्या होगी, ये कैसे करेंगे सर? तो यहां पर सर हमें पता चला कि एरिया तो इस तरफ है, जे या धारा घनत्व इस दिशा में है, तो यहां पर एंगल हो गया है थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो यह हमें पता चला कि सर यहां पर होगा जे ए cos 90 या हो गया है नील बटा सन्नाटा हो गया है 0। ये क्या हो गया, धारा। आ गई बात समझ में, क्या होगी ये धारा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे पास तार ऐसा है तो इस तार में अगर तल ऐसा रख लिया, तुमने इसको ऐसा एक तल मान लिया, तो उसमें से कोई धारा नहीं जा रही है, इसका धारा 0 हो गई। और ऐसे में ही अगर हमने ऐसा तल काटा होता जो ए और जे एक ही दिशा में है, तो इसमें धारा अधिकतम होती और यह मैक्सिमम मान होता। यह कितना होता, जे इंटू ए। किसी कोण पे रखोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो हर एक क्षेत्रफल से धारा अलग अलग गुजरेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि आप क्षेत्रफल कैसा मान रहे हो, तूने ऐसा माना फिर ऐसा कर दिया, अब मैंने ऐसा ही कर दिया, तो इसमें तो कोई धारा थोड़ी ना गुजर के जा रही है, इसको काट कर नहीं जा रही है। धारा क्या है, किसी भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को जो आवेश काटता हुआ जा रहा है उसी को ही तो हमने क्या परिभाषित किया, धारा मेरे बेटे। तो यहाँ धारा कम है या धारा 0 है या धारा अधिकतम है, वही क्षेत्रफल ए अलग 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 लिया हुआ है। ओके सर, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और एक छोटी सी बात पढ़ लेते हैं। वैसे ये बात ये टॉपिक पढ़ाना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं भला इंसान हूं, बस एक बार बता देता हूं बेसिक। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं चालकता के आधार पर। सर एक चालक होता है, एक कुचालक होता है, और एक अर्धचालक होता है। क्या होता है, अर्धचालक होता है। ठीक है। अब यहां पर इन सब में क्या संबंध होता है, मतलब चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या क्या होते हैं ये समझना होगा। चालक क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन खूब है, इलेक्ट्रॉन भरमार, भरमार भयंकर इलेक्ट्रॉन है, भयंकर इलेक्ट्रॉन है, वो कैसा हो गया, अर्धचालक चालक हो गया। कुचालक में इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख दो इसे, फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी, और इसमें मीडियम वाला मामला रहता है ना। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन भरमार है, इलेक्ट्रॉन भरमार तो हर एक एलिमेंट के, हर एक किसी के पास है। जैसे मेरे पास ये है, ये पेन प्लास्टिक का पेन है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन की भरमार है इसमें भी। तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रॉन की भरमार है, हर एक में इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है। लेकिन सर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंपॉर्टेंट शब्द, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भरमार है, इसलिए हमने क्या बोला इसे चालक। ये कब होता है, जब इसमें अगर हमारे पास, जब हमें इसमें क्या पता चला कि सर यहाँ नाभिक है, और अच्छा ये तो पता ही होगा ना आपको कि 1, 2 और 3 वैलेंस शेल में, अंतिम शेल में अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से भाग जाते हैं, है ना, इधर उधर निकल लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन बेवफा होता है। तो बेवफा इलेक्ट्रॉन बन गया चालक, जिसने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा अपनी तरफ, वो हो गया कुचालक, है ना। उसके पास वैलेंस शेल में या आखिरी शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वह क्या हो गया, वो कुचालक हो गया। वो अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होने देगा, तो उसमें चालन होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से क्या हो गया, अर्धचालक, अर्धचालक, है ना। तो अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल या अंतिम कक्षा में होते हैं।
अच्छा, तो सर 4 इलेक्ट्रॉन से क्या मिलेगा? अच्छा, इसका एग्जाम्पल बताओ यार, एक आधा अर्धचालक का एग्जाम्पल। अर्धचालक का एग्जाम्पल होता है सर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ना तो ये सब क्या है? ये अर्धचालक है, मतलब इनके पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। मतलब यहाँ तो बहुत ज्यादा है ना तो बहुत कम है, तो ये असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इनको बोलते हैं हम अर्धचालक। ये थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी या थोड़ा बहुत चालन करते हैं। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 12 का आखिरी चैप्टर। बाकी अब हमें किस पे बातें करनी है? चालक पे, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है, भरमार है, भंडारा है, भंडारा। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में चालक के अंदर क्या, देखो अर्धचालक में क्या, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, बहुत कम है, ठीक है। लेकिन चालक के अंदर एक्चुअल में होता क्या है? देखो चालक के अंदर चलते हैं। कहां चलेंगे? चालक के अंदर। चालक के अंदर उसके घर में घुसकर से बात करेंगे। आओ, ये एक चालक है। अच्छा, कभी तुमने चालक देखा कि नहीं? तार देखा है ना? हाँ, अभी कुछ बच्चे लिखने वाले थे, नहीं सर मैंने कभी चालक नहीं देखा। आओ, इसके घर के अंदर घुस चुके हैं। तो अगर इसके घर के अंदर घुस चुके हैं, उसके घर के अंदर क्या चल रहा है, चालक के जीवन में क्या चल रहा है? वहां पे जो छोटा सा क्षेत्रफल था, है ना, ये छोटी सी क्षेत्रफल था, उसको मैंने यहां पर से काट कर इधर से अलग से तुम्हें उठाकर बताया कि देखो उसमें क्या चल रहा है। इसके पास क्या चक्कर? इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, संभाले संभल नहीं रहे, है ना। आखिरी वाले तो बिल्कुल ही बेवफा है। तो क्या होगा? अच्छा, चालक का एग्जांपल क्या होता है? चालक का एग्जांपल कॉपर, है ना, जैसे हमारे तांबे के तार अपने घर में डले हुए होते हैं। चांदी, चांदी सबसे बढ़िया चालक है ना। फिर उसके बाद में सोना, एल्यूमिनियम, ये बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास चालक के। जितने जितने हमारे पास मेटल्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? मेटल्स जो होते हैं वह हमारे लिए चालक होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर मान के चलो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अब ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का जिंदगी का सफर हम समझने चलते हैं। आओ, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यहाँ पे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री है, फोकट है, इसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। ये सुबह उठता है, फिर इधर जाता है, घूमता है, घूमता है, घूमता है, इधर घूमता है, इधर टकरा, ये इधर टकरा टकरा गया ना दूसरे। अरे भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे नाभिक है। ऐसा ऐसा समझो तुम कि यहाँ पे कुछ 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 ऐसा ऐसा समझो कि यहाँ पर हमारे पास एक कमरा है, कमरे में कुछ कुछ बड़ी 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 गेंदे हमने रख दी है, और उसके बाद में ऐसा पूरा कमरा भरा बड़ी 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 गेंदों से, और उसके बीच में कुछ छोटी छोटी गेंदे जो रैंडमली जाकर टकरा रही, कभी से दूसरी गेंद से टकरा गई, बड़ी गेंद से टकरा गई, छोटी गेंद से, तो किसी दूसरे नाभिक से जाकर इलेक्ट्रॉन टकरा गया, या कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर टकरा गया है। ये इधर ठोका पीटी, इधर उधर मारा मारी सब चल रही है इनकी, उधर जा उधर जा, इधर टकरा, यही सब कुछ इनकी जिंदगी में चल रहा है, और ये इधर उधर घूम रहे। अच्छा सर, तो इसकी वजह से तो करंट बन गया? नहीं 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 नहीं, ये सब कोई साथ में घूम रहे हैं। हाँ, सब कोई साथ में घूम रहे हैं, लेकिन 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 मेरे प्यार है, यहाँ पर ये जब भी चलते हैं तो अगर ये, अच्छा सर अभी कभी बैटरी लगाऊंगा तब चलेंगे या ऐसे ही चल रहे? ऐसे ही चल रहे। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास ये तार है, अगर मैं इसमें से बैटरी निकाल दूं तो बैटरी निकाल दूंगा तो तुम्हें आवाज नहीं आएगी ना। अभी एक्सपेरिमेंट लाइव क्लास में तो ना करके बता देंगे हम कि अरे सर आवाज, फिर वो बोलते रहना आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। देखो, तो ये जो तार है, इसमें से अगर मैं बैटरी निकाल भी दूं, या अगर तुम्हारे घर में नॉर्मल तार भी है, तो नॉर्मल तार में क्या सर उसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे हैं? हाँ, उस नॉर्मल तार में भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर इधर उधर टकरा टकरू के ऐसे ही गति करते हैं। जिंदगी ऐसे बीत गया है, क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास ऊर्जा है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इधर जाकर टकराए, उधर टकराए, इधर टकराए, उधर टकराए, इधर जाओ उधर जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, टकराए, ऐसी जिंदगी उनकी चलती रहती है। इसी प्रकार से उनकी जिंदगी चलती रहती है। तो यहाँ पर है ना, अभी कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, बिना बैटरी के, बिना बैटरी के, बिना बैटरी के, कोई बैटरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसे हम आइसोलेटेड भी बोलते हैं इंग्लिश में ना, आइसोलेटेड मतलब कि ये सबसे दूर है। तो सर, तो इसमें तो धारा प्रवाहित होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो क्या होगा, अब देखना, तुम लोग मुझे बताओ भाई, सोचकर मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, कि यहां से सर अभी हमने जो धारा को परिभाषित करा, धारा को कैसे परिभाषित किया हमने धारा को ऐसे परिभाषित किया कि सर किसी भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से
अगर आवेश प्रवाहित होता है तो हम उसे धारा बोलते हैं। तो देखो सर, आप बोल रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगा, टकराएगा, इधर आएगा, फिर जाके टकराएगा, फिर इधर आएगा, फिर जाके टकराएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। तो हर सेकंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ आ रहे होंगे। तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ गए तो क्या बन गई? धारा बन गई। तो सर ऐसे तो अगर एक तार है तो बैटरी वैटरी लगाने की जरूरत नहीं, उसमें बल्ब लगाओ तो धारा आनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन बहुत आवारा है। ये क्या है? आवारा, आवारा, पागल, दीवाना। ट्रक वरक में से गाना बजता ना, ट्रक वरक में, या वैसे बस में जाओ, खटारा सी बस में, तो बस वाले, ट्रक वाले ऐसे गाने सुनते हैं। देखो भाई, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को देखो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सर वो इधर कूद के इधर पहुंच गया, है ना। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, अनंत इलेक्ट्रॉन है एक तरीके से। तो क्या होता है, अगर किसी सेकंड एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, ये मान के चल, मैंने बोला कि 0 से 1 सेकंड के मध्य देखते धारा बनी या नहीं बनी, तो नहीं बनती है ना। कोई अरे ऐसा संभव है क्या? अरे तार है, तार में, तार को तुमने बल्ब से जोड़े तो बल्ब जल जाएगा? नहीं, बैटरी नहीं लगाओ तब तक नहीं चलेगा। तो बैटरी नहीं लगाते तब तक क्या होता है? तब तक क्या होता है, गजरा फील दूंगा मैं तुम्हें। देखो क्या हो रहा है यहां पर, अगर ये दरवाजा है तो ये दरवाजे में से ऐसा सोचो कि 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए उतने ही इलेक्ट्रॉन उस पार भी चले जाएंगे। हर एक जगह क्रॉस सेक्शन एरिया, कहीं भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तुम तार में देख लो, हमेशा ऐसा होएगा ही होएगा उसमें। तो इसमें से नेट आवेश Q नेट या परिमाणी आवेश कितना प्रवाहित हुआ? परिमाणी आवेश जो है वह 0 है ना। यहां पर किसी, ऐसा लिख लो, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसी अनुप्रस्थ काट से परिमाणी आवेश जो है वह 0 है ना। क्या होगा? परिमाणी आवेश जो है वह 0 है। क्यों परिमाणी आवेश 0 है सर? क्योंकि यहां पर हमारे पास जितना आवेश इधर जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, उतने इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाएंगे। सब रैंडमली गति कर रहे हैं, लेकिन ऐसी गति जरूर कर रहे हैं कि जितने इधर जा रहे हैं उतने इधर भी आ रहे हैं, है ना। तो धक्का गुक्का खा के तो यहाँ पे धारा जो हो जाएगी वह 0 हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाएगी, परिमाणी जो है वो कुछ इधर जा रहे, कुछ इधर आ रहे, लेकिन ज्यादा उधर की तरफ जाने लगे तो धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धारा प्रवाहित हो जाएगी, है ना। मतलब इसमें हमें यह भी समझ में आया कि बिन बैटरी के, बहुत इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन चल रहा है, बिन बैटरी के यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो टकराएगा, आएगा, टकराएगा, यहीं पर आ गया। मतलब हर थोड़ी देर में ये इलेक्ट्रॉन जहां से शुरू करा, डुई 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 डुई, यहीं वापस आएगा, फिर डुई 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 डुई, फिर यहाँ पर वापस आ जाएगा, फिर यहाँ से आगे निकलेगा। मतलब हर थोड़ी देर में अपने घर लौट आता है। तो अगर मैं इसका ऐसा समझूं कि इसका जो विस्थापन होता है, विस्थापन जो होता है वह क्या होता है? इसका विस्थापन 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि जाएगा, टकराएगा, फिर यहां पर आ गया, तो उसका विस्थापन 0 हो गया। या इसका औसत वेग जो होता है वह 0 होता है। औसत वेग क्या होता है? 0 होता है। क्या औसत चाल 0 होगी? औसत चाल बोल रहा हूं, नहीं, औसत चाल 0 नहीं है इसकी। यहां पर अगर हमने औसत वेग की जगह लिखा होता औसत चाल, तो औसत चाल नॉट इक्वल टू 0 होती। क्यों? क्योंकि चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ दूरी है, कुछ ना कुछ समय अंतराल में ये वापस कहीं ना कहीं गति करके आएगा। लेकिन औसत वेग जो होगा सर इसका 0 होगा, क्योंकि इसका विस्थापन जो है वो 0 है। और ये किसमें होता है? बिन बैटरी वाले तार में। हर बिन बैटरी वाले तार में होगा। हाँ, हर बिन बैटरी वाले तार में यही होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे, कुछ इलेक्ट्रॉन उधर आ रहे, और ये सब घूमकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। ये सब घूम के कुछ भी नहीं कर पा रहे। चलो सर, बहुत बढ़िया। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब अपवहन वेग क्या होता है उसको समझने के लिए हम कुछ जितना अभी मैंने समझा है उसी को मैं कुछ पदों के रूप में समझाना चाहता हूं। क्या होता है? एक होता है माध्य मुक्त पथ। क्या होता है? माध्य मुक्त पथ। ये क्या होता है कि हमारे पास अगर इसे मीन फ्री पाथ कहते हैं, तो 2 क्रमांगत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। मतलब जाके टकरा रहा था वो, तो यहां पर अभी हमने देखा
कि हर चालक में ऐसा हो रहा था सर, यहां से यहां तक गया, तो टकरा कर जब ये यहां पर पहुंचेगा तो ये जो दूरी होगी उस दूरी को हम क्या बोलेंगे, माध्य मुक्त पथ कहेंगे। अच्छा, ऐसी प्रकार से एक और होता है विश्रांति काल। विश्रांति काल इसे हम चिन्हित करेंगे टाउ से। माध्य मुक्त पथ को किससे चिन्हित करेंगे, लैम्डा से। किससे, लैम्डा से। ये क्या होते हैं, दो क्रमांगत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया औसत समय, है ना, दो क्रमांगत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया औसत समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। क्या कहलाता है, विश्रांति काल। सर इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए दो टक्करों के मध्य लिया गया कुल समय बटे में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये ऐसे ही लिख दिया है फॉर्मूला टाइप मैंने, लेकिन इसका मेन फील तो बस ये लाइन में है। क्लियर है ना। बाकी ये दोनों के फॉर्मूले भी ध्यान रख सकते हो। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना कि धातुओं के लिए औसत कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 गुणा 10 की घात -10 मीटर औसतन इलेक्ट्रॉन के लिए होता है धातु के अंदर, जो उसका माध्य मुक्त पथ होता है। जाकर टकरा 0 पॉइंट, ये होगा 10 का -9 मीटर में जाके टकराकर और कहीं मुड़ जाता है, तुरंत मुड़ा माड़ी चलती रहती है उसकी। क्लियर है कहानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब अपवहन वेग क्या होता है सर, अपवहन वेग। अपवहन वेग क्या होता है कि अगर मान के चलो मेरे पास यहां पर एक चालक है, मेरे पास क्या है, यहां पर एक चालक है, ठीक है। अब इस चालक में इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं सर, इधर तो धड़म धुम 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 धुम। अगर मान के चलो मैंने इसे अब जोड़ दिया एक बैटरी से, किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से, तो ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया। मुझे पता है सर कि इसमें धारा इस दिशा में होगी, है ना, और विद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में होगा। मैंने अभी आपको बताया ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, इस तार के अंदर होगा। अब इसमें क्या होगा बेटा, अब इसमें क्या होगा कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो उसमें हम मदद लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की गति। कैसे, देखो। अच्छा, ये जो पूरी कहानी या तो आप इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हैं हम, या हम पॉजिटिव पार्टिकल से समझ सकते हैं। दोनों में से किसी एक से भी एक से हम ये कहानी पूरी समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर मान के चलो मैं पॉजिटिव से समझ लूं, क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने माना कि एक ऐसा कण है जो इलेक्ट्रॉन की जगह है, ये पॉजिटिव आवेशित है। तो देखो क्या होता है बेटा, यहां पर अब मेरे को धारा परिभाषित करनी है। क्या परिभाषित करनी है, धारा। अब अपवहन वेग क्या होता है, अब जब मैं बैटरी लगा दूंगा तो अब क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन बोल दूं मैं, उसके जैसे इमेजिनरी काल्पनिक पॉजिटिव पार्टिकल मान लिया मैंने। क्यों मान लिया मैंने, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ना बेवफा है। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उल्टा जा रहा है, धारा इधर जा रही है। तो बार बार अभी कल की क्लास में भी समझाऊंगा, परसों क्लास में भी समझाऊंगा, तो मैं बार बार ऐसा बोल दूंगा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये धारा इधर जा रही है, तो बार बार में कंफ्यूजन होगा। इसके लिए हमने बोला ये इलेक्ट्रॉन तू रुक जा, तेरी जगह मान लेते पॉजिटिव पार्टिकल, तेरा जुड़वा है ना, और क्या हो गया, पॉजिटिव पार्टिकल मान लिया, तो वो धारा की दिशा में गति करेगा, वही होगा पॉजिटिव, हमें नहीं पता, उसके जैसा ही एग्जैक्ट बहु डिक्टो कॉपी, बस पॉजिटिव है। तो यहां पर अब हमें इसमें अगर धारा परिभाषित करनी है तो देखो क्या होता है, यहां पर इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से अब यहां से ये पॉजिटिव पार्टिकल निकल कर जा रहे हैं। अब क्या होगा, अगर मैंने बैटरी लगा दी, अब बिना बैटरी के तो क्या था, बिना बैटरी सब सूना, क्यों, क्योंकि घूम घूम के घर को लौट कर आना, और बिन बैटरी सब सूना हो गया था। लेकिन बैटरी लगाते ही क्या हो गया, बैटरी लगाते ही यहां पर अब जो इलेक्ट्रॉन जो टकरा टुकड़ों के घर वापस आ रहा, तो घर वापस नहीं आएगा, वो अब और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। क्यों आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में वही बात हम ये पॉजिटिव पार्टिकल समझ रहे थे, इस पे लग रहा है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो अब यहां पर ये सारे अगर मान दो बहुत सारे अनंत पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ये इधर उधर जाकर टकरा रहे, लेकिन इनके मन में एक फील आया कि यार उधर की तरफ मुझे मिल गया विद्युत क्षेत्र, तो मैं भले ही टकरा के, दूसरे ने मुझे धक्का लगा दिया, तो मैं भले ही इधर जा रहा हूं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र उधर है, तो मैं थोड़ा सा उधर की तरफ घूमने की कोशिश करूं। तो अगली बार क्या होगा, अगली बार मैं किसी से टकराऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उधर की तरफ जाऊं, लेकिन किसी टकराया, फिर इसने इधर भेज दिया, फिर उसके बाद इधर चले गया, तो मेरा मन करा अच्छा अब तो मैं इस डायरेक्शन में हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की। तो ऐसे धीरे धीरे सारे कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा, वे सब आगे की दिशा में बढ़ने लगेंगे। मतलब कुल मिला के कहानी ऐसी है कि वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन थे या जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, वो सब अब आगे बढ़ जाएंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धारा प्रवाहित करवाएंगे। किसकी वजह से हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या बैटरी की वजह से हुई। अब इसमें अब इस चक्कर में औसत, पहले इसका जो विस्थापन होगा
विस्थापन जो होगा वह नॉट इक्वल टू 0 होगा, और औसत वेग भी होगा, औसत वेग भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, औसत वेग भी नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा सर, तो अब ये जो औसत वेग होगा या जिस वेग से ये सब आगे की तरफ खींचे चले आ रहे उसे हम अपवहन वेग बोलते हैं या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या जिस वेलोसिटी या जिस वेग से ये सब आगे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं इसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं या वीडी से चिन्हित करते हैं। क्लियर है कहानी? अब हमें बस यही बात निकालनी है कि ये वीडी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये धारा और वीडी में क्या संबंध है उसके लिए हम पहुंचे। उसको बहुत आसान सा छोटा सा डेरिवेशन टाइप हो तो मैं करवा दूंगा भली, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पद पता होने चाहिए। कैसे? जैसे अगर हमें धारा निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? आवेश। तो देखो हमने क्या माना, अब यार ये एक और बात पे डिपेंड करेगा ना कि यहाँ पर कितने मुक्त आवेश है। तो इसमें हमने बोला स्मॉल एन क्या हो गया? इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं या मुक्त आवेश की संख्या। ठीक है, फिर हमने माना कि ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ए क्या है? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। क्या पता करना है? धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो कैसे पता करेंगे? देखो धारा क्या होता है? धारा होता है सर आवेश बटे में समय। ठीक है, अब हमें यह आवेश बटे में समय निकालना, तो कैसे निकलेगा? देखो हमने ये माना कि सर यहां पर इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कुछ आवेश बहकर गया आगे। तो कितना आवेश बहकर गया ये कैसे निकाल सकते हैं? आवेश कितना बहकर जाएगा ये कैसे निकाल सकते हैं? तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक छुटकू सा एक एलिमेंट सा एक छोटा सा डेरिवेशन करवा रहा हूं, बाकी आपको इसका फॉर्मूला भी याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है। एलिमेंट मतलब कि क्या होना, एक पट्टा मान लिया, पट्टा। अब मैंने बोला कि यदि इस पट्टे की लेंथ जो है वो डेल्टा एक्स हो जाए, इस पट्टे की लेंथ कितनी है? एक डेल्टा एक्स मोटा पट्टा मान लिया, फिर इसके अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैंने ये देखा कि इस दरवाजे से या इस दरवाजे से या इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से ये इलेक्ट्रॉन टी समय में अगर आगे निकल जाते हैं, टी समय में अगर आगे निकल जाते हैं तो मैं वहां से बोल दूंगा कि हाँ सर यहां से धारा प्रवाहित हुई है। तो मैं क्या बोलूंगा? देखो मैं बोलूंगा धारा बराबर होगा आवेश। कितना आवेश होगा? अच्छा, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना है? ए क्षेत्रफल है। तो अगर मैं देखूं यहां पर आवेश कितना है, तो आवेश कैसे पता करते हैं? यही हमारे लिए कसौटी जिंदगी की है। आवेश जो होता है बेटा, ये देखो हमने बोला इकाई आयतन में मुक्त आवेश। इकाई आयतन में क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, उन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैंने बोल दिया स्मॉल एन मुक्त आवेश। फिर हमने बोला कि ये प्रति इकाई आयतन में है, तो इसमें कुल आवेश की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल आवेश है ना। तो देखो ये क्या है? कुल आवेश हो जाएगा, ये क्या है? आवेश बटा आयतन इनटू आयतन। तो इसका आयतन कितना है? ए डी एक्स। ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया सर कि यहां पर कुल आवेश की संख्या कितनी है? कुल आवेशित कणों की संख्या, ये संख्या आई है। तो आवेश कितना आएगा? अरे ये नंबर आया है मेरे भाई, नंबर, ये 10 करोड़ है। तो लेकिन इसके क्या है? आवेश क्या आएगा, है ना। तो आवेश क्या लिखते हैं? आवेश लिखते हैं सर क्यू। ये क्या है? एन आ गया है हमारा, ये क्या आ गया? संख्या आ गई। तो क्यू बराबर क्या होता है? संख्या एन इंटू ई। तो संख्या कितनी आई है? संख्या आई है सर एन ए डेल्टा एक्स इंटू ई आई है। तो ये हमारे लिए क्यू आवेश आ गया। तो अब धारा क्या होती है? धारा होती है क्यू बटे में डेल्टा टी समय होता है, और यहां पर आ गया सर एन ए डेल्टा एक्स इंटू ई बटे में डेल्टा टी। और यहां पर ये जो होगा यह है
दूरी या वो पट्टा जो है वो कितनी देर में आगे बढ़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेग। या इस एक ही दिशा में, तो इसलिए मैंने सिर्फ वेग बोला। तो ये धारा हो गया NEA और ये हो गया हमारे लिए VD, या इसी को हमने बोला अपवहन वेग। क्या बोला इस VD को, अपवहन वेग। मतलब ये वो वेग है I बराबर NEA VD, या अगर हमें VD पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी धारा प्रवाहित होगी। I बराबर NEA VD, बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला। या VD का मान जो है वो I अपॉन में NEA लिख सकते हैं। इसके ऊपर और बहुत जोरों से चर्चा होगी अगली क्लास में, इसके ऊपर और बहुत सारे सवाल होंगे अगली क्लास में, है ना। धारा, अच्छा ये धारा और अपवहन वेग में भी हमने संबंध निकाल दिया। इसके ऊपर गतिशीलता क्या होती है और क्वेश्चन कैसे होते हैं, धारा घनत्व क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की कैसी कैसी बातें होती है, ओम का नियम क्या होता है, और इत्यादि आदि बातें अगली क्लास में। जाने से पहले 2 सवाल क्विज के रूप में जल्दी से जवाब बताओ। चिंता मत करो, अपवहन वेग फिर से अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, है ना। अभी तो झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, बता भाई जवाब इसका। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। धारा का ऐसा ही मात्रक, आए हाय 30 सेकंड का सवाल। चलो आखिरी सवाल। तीस सेकंड के सवाल है, आसान आसान से क्वेश्चंस। चलिए जान लेते हैं इन सभी के जवाब। पहला सवाल क्या है, हमें बोला है एक चालक में 4.8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, आसान सी बात है सर। I बराबर I बराबर Q बटे में डेल्टा T होता है। अब क्या बोला है, धारा बोली है सर 4.8 एम्पीयर। ये किसके बराबर होगा, N इंटू E के बराबर होगा। समय कितना है, 1 सेकंड है ना, प्रति सेकंड। तो अब हमें संख्या बतानी है, तो संख्या एक ही फॉर्मूला Q बराबर NE, बस संख्या बतानी है। E का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे डिवाइड में लिया हो तो 4.8 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 19 ऊपर चले जाएगा और ये 1 जा 3 जा हो चुका है। तो 3 इंटू 10 की पावर 19 यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ओके 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 रिपोर्ट। ये क्या है, ये तो मैं नहीं बता रहा है ना, ये तो ऐसे दे दिया था। मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, ये करते हैं अधिक समय अंतराल में। औसत चाल शून्य नहीं होती है, औसत वेग शून्य होता है। चलो भाई, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, है ना। ये सभी बातें हमने कर ली है। होमवर्क हर बार की तरह ऐप नहीं होगा। अगली क्लास में हम ओम का नियम पढ़ना चाहेंगे और अपवहन वेग पे और भी चर्चाएं करेंगे। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करेंगे सभी बच्चे। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो।